और अब शुरुआत करते हैं खबरों की। गोरखपुर से खबर, जहां एसएसपी और एसपी सिटी साइकिल पर गश्त करते हैं और रात को जोगिंदर कुमार साइकिल से शहर का हाल जानने निकलते हैं। एसएसपी और एसपी सिटी के साथ करीब 2 घंटे तक शहर में अलग अलग इलाकों में वो गश्त करते रहे। नौकायन, पैडलगंज और रामगढ़ताल एरिया में एसएसपी साहब कानून व्यवस्था का जायजा लेते रहे। कई थानों में जाकर औचक निरीक्षण भी किया। तो ये सरप्राइज जो विजिट थी और जो तरीका इन्होंने इख्तियार किया वो चर्चा में भी है और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में भी एक तरह से एक डिसिप्लिन। बेशक हम देखते हैं कि सुबह के वक्त पुलिस वाले एक्टिव, शाम को एक मिजाज में लापरवाही, लेकिन कम से कम इस पूरे ये कहें कि घटनाक्रम के बाद या इस स्टेप के बाद हो सकता है कि और ज़्यादा वो एक्टिव हो जाए पुलिसकर्मी किसी भी वक्त किसी भी शिफ्ट में। तो ये काफ़ी चर्चा में है। गोरखपुर में एसएसपी और एसपी सिटी साइकिल पर गश्त करते हुए नजर आए। बाइसिकल से चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा जानकारी होती है तो हम लोग थोड़ा देखने के लिए एसपी सिटी और हम दोनों निकले हैं और लगभग 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया हम लोग घूमते हुए शहर में। जी जी। और हर एक चीज़ हम देख रहे हैं बारीकी से कि किस तरह से क्या व्यवस्था है हमारे पुलिसिंग की और पुलिस की विजिबिलिटी कैसी है। पैदल पेट्रोलिंग और बाइसिकल से पेट्रोलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि इसको देखने के बाद पुलिस के अलर्टनेस का पता लगता है। उसी आधार पर हम लोग पुलिस के अलर्टनेस को बनाए रखने के लिए एक अभियान जारी रखेंगे। तो बिल्कुल पेट्रोलिंग का फर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है। अनिल हमारे साथ हैं। अनिल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। अगर आप गाड़ी से पेट्रोलिंग करें, बाइक से और साइकिल से, आपकी रफ्तार से ही आप वास्तव में जड़ों से जुड़ पाते हैं और वही यहां पर नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से एसएसपी गोरखपुर ने एक पहल की है, खासकर सरप्राइज विजिट किया है साइकिल चलाकर, ट्रैक सूट पहनकर, और किसी को पता भी नहीं चला कि एसएसपी सड़क पर भ्रमण कर रहे हैं सिटी के साथ। तो निश्चित तौर पर इससे ग्राउंड जीरो पे कानून व्यवस्था का पता चलता है और खास करके जो पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं जो ड्यूटी पे तैनात रहते हैं उनकी मुस्तैदी का पता चलता है जीनत। और निश्चित तौर पर इस तरह की कदम से आगे जो पुलिस की सतर्कता होती है, खास करके शाम को सुबह देखी जाती है कि पुलिस काफी सड़कों पर दिखाई नहीं देती है। लोगों में डर रहता है कि कहीं उनके साथ कोई घटना न हो जाए, लेकिन पुलिस सड़क पर जब गश्त करेगी तो लोगों में एक सुरक्षा की भावना का भी होता है, लगता है उन्हें कि हाँ पुलिस है और उनके साथ किसी भी तरह की गलत चीज नहीं हो पाएगी और वो सुरक्षित है। तो निश्चित तौर पर एसएसपी की पहल काफी अच्छी है और खासकर पुलिस कर्मियों में काफी जिसे सरप्राइज विजिट से लोगों में हड़कंप। अनिल, ये एक पॉइंट जब हम एसएसपी जो है उनका जो ख्याल था उसका जिक्र करते हैं। अब डिपार्टमेंट की जब हम बात करते हैं, अब पुलिस वालों का जब जिक्र करते हैं, कई बार मॉर्निंग में वो एक्टिव नजर आते हैं लेकिन शाम को या फिर रात को बिल्कुल भी नहीं, और पेट्रोलिंग भी उस हिसाब से नहीं कर रहे होते हैं। तो उनमें जो मैसेज देने की कोशिश हुई, क्या वो पहुंचा? कोई प्रतिक्रिया पुलिस वालों की तरफ से कि उन्हें अच्छा लगा, कुछ पॉजिटिव फील किया उन्होंने? देखिए, निश्चित तौर पर कि जो कि पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी इस तरह से करता है तो बाकी पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ता है। तो निश्चित तौर से इससे उनका मनोबल बढ़ा है और खुद जी जाग से सड़क पर उतरेंगे सुबह शाम। उनको भी एक डर होगा कि भाई कभी भी अधिकारी उनका औचक निरीक्षण कर सकता है और उस सड़क पर उतरेंगे, अपने अपने इलाकों में मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को निभाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो लोग हैं, जो आम जनता है, शहरवासी हैं, उनमें एक सुरक्षा की भावना का विकास होगा। बिल्कुल, ये बहुत जो मैसेज देने की कोशिश हुई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अमूमन रिफॉर्म का जिक्र होता है और उसमें इसे एक स्टेप के तौर पर देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बाहुबली नेताओं पर योगी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के बाद औरैया से एमएलसी कमलेश पाठक पर प्रशासन का शिकंजा कस गया है। कमलेश पाठक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कानपुर मंडल के अलग अलग जिलों से उनकी जो संपत्ति है वो जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आईजी मोहित अग्रवाल के मुताबिक जिन अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी उनमें कानपुर नगर के 4, कानपुर देहात के 3, औरैया के 4, कन्नौज के 5 और फतेहगढ़ के 6 नाम शामिल है। राजनीतिक रसूख रखने वाले कमलेश पाठक पहले बीएसपी और फिर समाजवादी पार्टी में रहे। पूर्व में वो मंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल औरैया से अवैध कब्जेधारी के दौरान हत्या मामले में जेल में है और अब फिलहाल इन सभी की संपत्ति जब्त करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो एसपी एमएलसी कमलेश पाठक पर शिकंजा। कमलेश पाठक की संपत्ति जब्त होगी। 53 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जाएगी
औरैया, कानपुर में ये जो संपत्ति है इन्हें चिन्हित कर लिया गया है। एमएलसी समेत तीनों भाइयों की संपत्ति जो है वो भी जब्त होगी। फिलहाल जो है डबल मर्डर की वजह से जेल में बंद हैं तीनों भाई। शासन और प्रशासन को इस बारे में रिपोर्ट भेज दी गई है। 53 करोड़ रुपए की संपत्ति तीनों भाइयों की जब्त की जाएगी। लगाने के लिए उनकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए ये 15 दिन का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ऐसे माफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने अपराध करके बड़े स्तर पर धन और संपत्ति अर्जित कर ली है। ऐसे 27 माफियाओं को पूरे रेंज में चिन्हित किया गया है और अब इन लोगों की संपत्ति का ब्यौरा हम लोगों ने जुटा लिया है और इसकी रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं। इसका लीगल परीक्षण करके इन सबकी संपत्ति जब्त की जाएगी। इसमें तो देखिए 53 करोड़ की संपत्ति है। तीनों भाई जो हैं वो जेल में हैं और ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर देख रहे हैं। एक तरह से शुद्धिकरण इसे कहा जा सकता है। जिस तरह से अपराधी और लंबे समय से राजनीतिक संरक्षण की वजह से ये पकड़ में नहीं आ रहे थे, तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। खबर गाजियाबाद से आ रही है। स्कूलों पर कार्रवाई हुई है। डीएम ने जो है 3 स्कूलों पर कार्रवाई की। वसुंधरा जयपुरिया स्कूल पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। डीएलएफ साहिबाबाद की मान्यता रद्द करने के निर्देश। सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल से 3 दिन में जवाब मांगा गया है। सभी स्कूलों से बैलेंस शीट मांगी गई थी। स्कूलों ने जो फीस को लेकर रेगुलेटरी जारी की जाती है कमेटी की तरफ से, वो नहीं माना। उसके बाद बैलेंस शीट नहीं दिखा रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें कई बार कहा गया लेकिन ये नहीं माने। उसके बाद देखिए 1 स्कूल पर 1 लाख का जुर्माना, 1 स्कूल की मान्यता रद्द करने का जिक्र और 1 स्कूल को कहा गया है कि आप 3 दिन में जवाब दीजिए। और ये सिचुएशन तब आती है जब आपसे बार बार कहा जाता है और आप नहीं मान रहे होते हैं। न्यूज़ 18 ने भी स्कूलों की फीस मनमानी को लेकर कैंपेन चलाया था और इसका भारी असर हुआ था। न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि पेरेंट्स भी न्यूज़ 18 के साथ आए थे। अब यहां पर बड़ी कार्रवाई इन स्कूलों पर हुई है। तो जो स्कूल मनमानी कर रहे हैं, किसी भी तरीके से नहीं मान रहे हैं नियम कायदे कानून, उनके खिलाफ अब सख्ती नजर आ रही है ग्राउंड पर। तो जो स्कूल किसी भी वजह से नियम कायदे कानून नहीं मान रहे हैं, उनके लिए भी मैसेज है। इन 3 स्कूलों से आप सबक ले लीजिए। अगर आप बैलेंस शीट नहीं शो करते हैं, आप नियम कायदे कानून नहीं फॉलो करते हैं, रेगुलेटरी कमेटी जो नॉर्म्स बनाती है आप उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो आप अगला नंबर आपका हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं। और अब बात करते हैं प्रदेश की एक और विवादित भर्ती की और उसमें हुए स्कैंडल की। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सहकारिता विभाग में भर्ती को लेकर हुए फर्जीवाड़े की जांच को लेकर सवाल उठने लगे। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने मुख्यमंत्री को खत लिखा और कई गंभीर सवाल उठाए। खत के मुताबिक साल 2012 से लेकर साल 2017 तक हुई उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल की ओर से 2324 सहकारी समितियों में हुई 2301 नियुक्तियां। वहीं यूपी की अगर हम बात करते हैं, यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, यूपी राज्य निर्माण सहकारी संघ और जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की कुल 502 नियुक्तियां हुई थी। इन भर्तियों में फर्जीवाड़े के आरोप लगे, लेकिन 2324 नियुक्तियों में से सिर्फ 50 नियुक्तियों की ही जांच एसआईटी ने की। हालांकि इसमें भी डॉक्यूमेंट्स जो पैम्पर्ड बताए गए। दूसरी ओर मंत्री मोती सिंह ने सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव एमवीएस रामा रेड्डी और तत्कालीन एमडी पीसीएफ प्रमोद कुमार उपाध्याय के ऊपर जांच में हेरफेर कर दोषी अधिकारियों को बचाने के आरोप लगाए। मैं आपको बताऊं कि सहकारिता विभाग में यूपी कोऑपरेटिव बैंक में सेवा मंडल एक बॉडी है जो रिक्रूट करती है। 2324 नियुक्तियाँ हुई थी, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है केवल वो 50 से 52 पदों की हो रही है। जांच बिल्कुल कराई जानी चाहिए। जांच में जो दोषी उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उस जांच में प्रमुख सचिव सहकारिता रामी रेड्डी जी और पीके उपाध्याय दोनों ने मिलकर इसमें
जांच को के तथ्यों को घुमाने का प्रयास हुआ। साल 2015 में सपा शासनकाल में सहायक प्रबंधक पद पर हुई नियुक्तियों की जांच जहां योगी सरकार ने आते ही एसआईटी गठित कर दी थी, जिसमें वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक की समस्त नियुक्तियों की जांच करनी थी, जिसको लेकर एसआईटी सहायक प्रबंधक पद पर हुई नियुक्तियों को लेकर के अब एफआईआर का मन बना रहा। वहीं मामले से इतर अब इसमें एक नया विवाद सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने तत्कालीन जाँच अधिकारी के साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव सहकारिता रमा रेड्डी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच आख्या में टेम्परिंग के साथ साथ गलत पत्र का प्रयोग करते हुए एक ही आदमी को फंसाने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि इसकी पूरी तरीके से जांच हो गई तो सहकारिता विभाग के 50 से अधिक अफसरों के नपने तय हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि किन अधिकारियों के ऊपर रडार जाता है, साथ ही साथ किन के विकेट गिरने इसमें तय माने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपी के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। और आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आपको बता दें कि गांव में एक गाड़ी आती है और उसमें कुछ बोरियां भी लदी होती है। खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जो भर्ती है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्कैंडल है। कई बार इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन फिर भी जो कार्रवाई है वो नहीं होती है। खबर एक बागपत से आ रही है। बागपत थाने में 2 महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा। थाना परिसर के अंदर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। तस्वीरें शहर कोतवाली की है। पुलिस पर युवक को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप है और जब पुलिस उस युवक को लेकर जाती है तो उसकी मां और बहन भी थाने पहुंच जाते हैं और जो वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा करते हैं। तस्वीरों में आप भी इस पूरे वीडियो में देख पा रहे हैं। हालांकि महिला पुलिसकर्मी उन्हें किसी तरह से शांत करने की कोशिश करती है। पानी बक सीमेंट फैक्ट्री में था। अब का बात नहीं से उठाया यहाँ की पुलिस बिना सेजाद उठा ही नहीं। पर मुझे नू तो बता दो, सुधरने का कोई भी मौका नहीं होता। कहाँ की पुलिस ले गई है? बागपत की या खेकड़े की? यहाँ नहीं आवे, सब तमीज यहाँ नहीं आया है। नहीं मरूंगी ना। अरे यहाँ आया ही नहीं है। अजी मुझे तो तुम दफना दो, मैं यही मरूंगी। कानपुर में लव जिहाद के मामलों की चल रही एसआईटी जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और इसी कड़ी में अब लव जिहाद के आरोपियों के विदेशी कनेक्शन और फंडिंग की बात सामने आ रही है। एसआईटी ने लव जिहाद के मामलों में पीएफआई, सिमी और दुश्मन देशों से संबंधों के एंगल पर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि कानपुर में शालिनी यादव और फैसल का मामला सामने आने के बाद लव जिहाद के कई और मामले सामने आए हैं, जिसके बाद आईजी रेंज मोहित अग्रवाल ने एसआईटी का गठन कर जांच के आदेश दिए थे। बच्चियों के पेरेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उनकी बच्चियों का ब्रेन वॉश करके दूसरे धर्म के लड़कों ने उनसे मैरिज करी है और बाद में ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के उनका उन्होंने शोषण किया है। तो इन सभी मामलों की जांच करने के लिए एक एसआईटी यहाँ पर गठित की गई है जो कानपुर नगर के इस तरह के सभी प्रकरणों की जाँच कर रही है। इसमें इस तरह की बातें भी आई हैं कि इन परिवारों की जिसमें इन लड़कियों की मैरिज हुई है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसके बावजूद कोर्ट्स में ये लोग बड़े बड़े वकील पैरवी के लिए खड़े कर रहे हैं, तो इसलिए इनको कहीं से फंडिंग मिल रही है। तो इस बिंदु पर भी एसआईटी जांच कर रही है कि श्याम तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे और ज्यादा बातचीत करते हैं। श्याम, इन दिनों हम इस तरह के मामले खास तौर से देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो नए एंगल सामने आए हैं, इसके बारे में क्या और इंफॉर्मेशन आ रही हैं? श्याम, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद श्याम तक आवाज़ जो है वो नहीं पहुंच रही। बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर अब ये खुलासा हो रहा है कि अलग अलग ख़ास तौर से दुश्मन देशों से जो है फंडिंग का भी जिक्र हो रहा है, ख़ास तौर से माहौल ख़राब करने की कोशिश, और एसआईटी का गठन इसी वजह से किया गया है। फंडिंग का जिक्र हो रहा है जिसमें पीएफआई, सिमी और दुश्मन देशों से संबंधों के एंगल पर भी जाँच शुरू कर दी गई है। श्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, अगर आप मेरी आवाज पा रहे हैं तो बताइएगा कि अब जो है इसमें नए एंगल सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि फंडिंग तक का जिक्र हो रहा है, क्या डिटेल्स हैं इस बारे में? जी मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कानपुर में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। कल और एक नया मामला सामने आया जिसके साथ बढ़कर के जो मामले हैं उनकी संख्या लगभग 7 हो गई है।
आपको बता दें, इन सभी मामलों में एक चीज कॉमन है कि ये जो परिवार हैं, जो आरोपी पक्ष हैं, वो कमजोर आर्थिक तबके के हैं और इसके बाद भी इनको जो पैरवी करने वाले लोग हैं वो काफी सक्षम है पैरवी करने में। अगर फिजा और जो सालनी से बनी फिजा है और फैसल की बात की जाए तो इस मामले में अभी पासपोर्ट के लिए इंक्वायरी आई है, यानी कि कहीं ना कहीं इनका पासपोर्ट बनवाने की तैयारी की जा रही है और इनको विदेश भेजा जा सके। इसके अलावा इस मामले में जो पैरवी है वो हाईकोर्ट तक की गई और लड़की के बयान जो है वो दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में दर्ज कराए गए, जिसके बाद पुलिस को ये लगा कि कहीं ना कहीं जिन लोगों की माली हालत स्थित नहीं है उनको कहीं ना कहीं तो फंडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से ये इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। कोर्ट में बड़े बड़े वकील इनकी पैरवी कर रहे हैं, जिसके बाद जो एसआईटी गठित की गई थी उसने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। वो फंडिंग की संभावनाएं तलाश रही है कि कौन लोग हैं जो लव जिहाद करने वाले इन आरोपियों की बिल्कुल। यूं तो आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन महंगे वकील कर रहे हैं, सवाल तो उठता ही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।